अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खूबसूरत सुबह और नए वीक के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और आप लोगों का जो वीकेंड है वो भी बहुत अच्छा और एक्साइटेड गुजरा होगा। खास तौर पर कौमी क्रिकेट टीम ने हमें गुज़श्ता रात भारत के खिलाफ जो जीत का तोहफा दिया है उसने पूरी कौम में एक नया जोश और जज्बा भर दिया है। लोगों ने खसूसी तौर पर एहतमाम के साथ मैच देखा, किसी ने घर पर एहतमाम किया हुआ था, कोई बाहर दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने गया और कौमी टीम ने भी हमारी जो है लाज रख ली है और भारतीय टीम को ऐसी तारीखी शिकस्त दी है कि गुज़श्ता तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ डालें और उम्मीद करते हैं कि भारत को भी ये जो शिकस्त है बहुत अरसे तक याद रहेगी। और बात होती है कि जोशो जज्बे और वलवले की, और अगर आप कुछ करना चाहें तो बड़े से बड़ा चैलेंज भी आप उनको अबूर कर सकते हैं और दूसरों के साथ तमाम अंदाजे भी गलत साबित कर सकते हैं, जैसा कि बहुत से माहिरीन भारत की जीत की प्रेडिक्शन कर रहे थे। लेकिन कौमी टीम ने कमाल कर दिखाया और उन्होंने बताया कि वो जब कुछ ठान लेते हैं तो वो करके गुजर जाते हैं वो चीज़। तो जनाब कौमी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और हम चाहते हैं कि जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान ही आए। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों की सेहत के हवाले से। तो अब ज़्यादातर माएँ जो है वो वर्किंग वुमेन हैं और जिनके पास नौमौलूद बच्चों की केयर के हवाले से वक्त और मालूमात दोनों की ही कमी पाई जा रही है। और पहले हम देखते थे कि हमारी नानियाँ और दादियाँ बच्चों को संभाल लिया करती थी और उनकी मालिश करती थी और उनके पास बच्चों को सुलाने और सुकून से रखने के लिए बहुत सारे टोटके भी हुआ करते थे। लेकिन आज की माँ जो काम भी कर रही होती है, घर भी संभाल रही होती है, उसे बहुत सी बातों का नहीं पता होता कि बच्चों की मालिश कैसे करनी है, क्योंकि ये जो मालिश बच्चों की नशोनुमा में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करती है। और इसके अलावा उन नन्हे मुन्नों को जो पेट दर्द और इस तरह के मसाइल का भी सामना होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसन सुलेमान है जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर हसन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हसन, आज हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों के हवाले से, नन्हे मुन्ने बच्चों के हवाले से। हम पहले देखते थे कि हमारी नानियाँ दादियाँ होती थी तो वो बच्चों की मॉलिश वगैरह या उनका मसाज वगैरह करती थी और एक रिवायत थी कि उससे बच्चों की जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा। इसमें कितनी सदाकत है? इसमें ये बात सही है। वैसे तो नानियाँ दादियाँ आजकल भी होती हैं और वो बेचारी ये काम अब भी कर रही हैं। अच्छा। और जो मालिश है, मालिश से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स भी हैं और बहुत सारी हकीकत भी है। मालिश करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे की एक जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो अच्छी हो जाती है, मसल ग्रोथ में काम करता है। और इसके अलावा बच्चों का सर्काडियन रिदम, यानी जिस वक्त वो सोते हैं जिस वक्त वो जागते हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रूव कर जाता है। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई जो स्टडीज़ की गई। जिस तरह एक खातून ने बहुत अरसे के लिए, अमेरिकन खातून ने इंडिया में काम किया। शी वाज वर्किंग इन वन ऑफ द सेंटर्स इन इंडिया, जिसमें उन्होंने देखा कि जो बच्चे जिनकी मालिश होती थी, ऑल्दो कि उनके पास इतना खाने के लिए नहीं था, लेकिन उनकी नशोनुमा उन बच्चों से जिनकी इतनी वर्जिश नहीं कराई जाती थी या मालिश नहीं की जाती थी बेहतर थी। सो प्लस इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो एक बॉन्ड डेवलप होता है माँ और बच्चे के दरमियान या नानी और बच्चे के दरमियान या दादी और बच्चे के दरमियान, दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपकी जो मोहब्बत का बॉन्ड क्रिएट होता है वो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन हम डॉक्टर हसन देखते हैं कि बच्चा नहायत ही कमज़ोर होता है या नाजुक उसको कह लें, उसकी हड्डियाँ भी ग्रो कर रही होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। तो क्या पैदा होने के कुछ देर बाद ही उनकी मसाज या मॉलिश करना शुरू कर देनी चाहिए या कुछ अरसा, महीना 2 महीना या 6 महीने हमें इंतज़ार करना चाहिए? इसके अंदर कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि शुरू में स्किन जो होती है वो बच्चे की बहुत डेलिकेट होती है, उम्बिलिकल कॉर्ड लगा हुआ होता है और वो क्लिप लगा हुआ होता है, तो वी शुड वेट एट लीस्ट 2 to 3 weeks बिफोर वी स्टार्ट दिस मसाज प्रोग्राम। तो आप लोग भी अगर जब डिलीवरी होती है या बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं तो आप लोग सजेस्ट करते हैं माओ को कि आप लोग इस तरह जाके मसाज करें बच्चों की? यूजुअली ये एक नॉर्म नहीं है कि जिसमें हम लोगों को एडवाइस करेंगे वो करें, लेकिन क्योंकि एक में चला जा रहा है कि भी हर कोई मसाज करता है बच्चों का, या ये एक ओल्ड एज कॉन्सेप्ट है कि मसाज करना चाहिए, सो वी डू नॉट डिनाई इट। लेकिन जब हम बच्चों को घर में भेजते हैं उस वक्त ये एक स्पेसिफिक वो नहीं होता कि बच्चों को ये कराना या नहीं कराना, लेकिन बहरहाल इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स हैं। मतलब इफ साइंटिफिकली स्पीकिंग तो मतलब हम लोग इस तरह से एडवाइस नहीं करते, लेकिन हम इसको डिनाई भी नहीं करते एंड वी डू टेल देम द वेज हाउ यू डू इट एंड कहाँ से शुरू करो, कैसे करो, ताकि बच्चे को नुकसान भी ना हो। तो किस तरह करना चाहिए अगर मसाज करना है तो क्या टेक्निक्स होनी चाहिए? इसके डिफरेंट वेज हैं जिस तरह से लोग मसाज करते हैं। सम पीपल स्टार्ट विद द फीट, द गो टू द फिर उसके बाद बम
के ऊपर और फिर देन दे मूव अहेड। कुछ लोग शुरू करते हैं फॉर द शोल्डर्स अपनी इंडेक्स फिंगर को और थंब को यूज़ करते हुए सो स्लोली मसाज करते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना चाहिए, सो तो सर्कुलेशन जो है वो बच्चे की बेहतर हो। और फिर ऑब्वियसली उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़रा नरम हाथ से किया जाए, ये ना कि उसका कोई जोड़ी बेचारे का निकाल दें बच्चे का। और उसके लिए कोशिश अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ करे या माँ की माँ करे, नानी करे बच्चों की, सो दैट कि वो हाथ उसका ज़रा सही हो। आप उसके लिए कोई मालिश वाली मासी है वो बुलवाने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन ये देखा गया कि दे यू डू इट विद वेरी रफ हैंड और ज़्यादा तकड़ा हाथ लगा देती हैं तो फिर बच्चों के जोड़ वगैरह ख़राब हो सकते हैं और उनको प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन एब्रेजन्स हो सकती है। मतलब अगर गलत तरीके से मालिश की जाए या मसाज किया जाए तो नुकसान भी हो सकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो वो उसके लिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब नरम हाथ से करें, एहतियात से करें। और आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों की जो एक अपनी वो होती है, मतलब हम समझते हैं कि शायद हमारी ही दिल कर रहा होता है, लेकिन बच्चों की भी क्यों लेनी चाहिए कि वो बच्चा उसको पसंद कर रहा है या आपने मसाज शुरू किया और वो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया फटाफट, तो यू लीव इट फॉर अनदर डे या यू लीव इट फॉर अनदर आफ्टर 2 आवर्स। अच्छा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चा अनकंफर्टेबल है तो यू लीव दैट किड एट दैट टाइम, आप बाद में कर लो। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो है वो अक्सर बेसुकून होते हैं, बहुत रोते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी मालिश होती है उनके बाद वो सुकून की नींद सो जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या वजह है? उसकी 2-3 रीजंस है। एक तो जब भी मसाज होती है आप मसल को मूव करते हो, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो प्लेयर हार्मोन्स है। आप एवरीबडी लाइक सारी दुनिया में मसाज क्यों हो रहा है, इसलिए कि यू फील प्लेयर, आफ्टर दैट यू फील रिलैक्स्ड, आपके मसल स्ट्रेच हुए हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। फिर अगर स्पेसिफिक तरीके से किया जाए मसाज तो कई दफ़ा वो बच्चों को कॉलिक में भी हेल्प कर देता है और वो आराम से उसको सुकून आया, आराम हुआ तो बच्चा आराम से सुकून से सो गया। डाइजेशन में हेल्प कर सकता है, जिसने मैंने आपको पहले बताया उसका सर्काडियन रिदम यानी जिस वक्त उसने सोना है वो चीज़ उसकी बेहतर हो जाती है। सो समटाइम इट हेल्प्स इन दिस वे, समटाइम इट हेल्प इन सूदिंग। कोई पेन है, कोई कॉलिक हो रहा है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, उसको सूद करके तो फिर इससे मतलब यू फील गुड, द एंडोर्फिन से रिलीज एंड यू स्लीप। लेकिन इसका कोई टाइम तो नहीं है कि इस टाइम बच्चे को मालिश करनी चाहिए? इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो शाम को करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि सुबह नहलाया फिर वो कर दिया या शाम को सोने से पहले कर दिया। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे रूटीन सेट कर सकते हो। और कुछ लोग हैं जैसे आगे सर्दी आने वाली है और सर्दियों की धूप में भी बच्चों को लिटा के तो उनको मालिश कर रहे होते हैं, ये सही है? मतलब मालिश तो जिस तरह हमने बात की उसका फ़ायदा है बच्चों को करने का, लेकिन सर्दियों की धूप में या धूप में लिटा के करने का वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था पहलवानों वाली मालिश का, कोई खास एडेड बेनिफिट नहीं है। आप उसको बेसिकली अगर सर्दियों में निकालते हो और बच्चे को एक्सपोज करते हो तो बेचारे को ठंड लग सकती है या उसको और प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि एक वार्म कोजी एनवायरनमेंट में जब नहलाया निकाला और आप उसको करना चाह रहे हो किसी मिनरल ऑयल से या कोकोनट ऑयल से मालिश, तो आप अंदर करके करो सो दैट उसको ठंड ना लगे। मतलब सर्दी की धूप तो चलें ठीक है, जो भी है कौन सा विटामिन डी तो बेचारे की बन जाएगी, लेकिन उसको ठंड भी लग सकती है एक्सपोजर के साथ। दूसरा ये तो ठंड की बात जैसे आप कर रहे हैं, तो माओं का भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे हम बच्चों को देखते हैं जब उनको नहलाया जाता है तो वो उसके बाद बहुत ज़्यादा पुरसुकून नींद लेते हैं, लेकिन माएँ जो है सर्दी के मौसम में आगे आने वाली है तो वो डरती हैं कि इनको ना नहलाया जाए, कहीं सर्दी ना लग जाए, तो इसका क्या हल है फिर? इसका पहली बात है कि दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वो क्वेश्चन है जो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से पूछने चाहिए। ठीक है कि भाई हम कब नहलाएं कब ना नहलाएं। अगर आप सर्दियों में भी अगर आपने हीटर ऑन किया हुआ है या कमरे की एनवायरनमेंट अच्छी की हुई है और आप उसको वार्म वाटर से नहला के रोजाना भी नहला सकते हो या एक दिन छोड़ के एक दिन भी नहला सकते हो या दूसरे दिन भी नहला सकते हो। अप टू द एज ऑफ 6 months अगर आप हर दूसरे दिन भी बच्चे को नहला दो तो दिस इज सफिशिएंट। अच्छा, लेकिन मतलब ऑन द अदर फैक्ट वी हैव सीन पेशेंट्स जिन्होंने बच्चा पैदा हुआ और 3 महीने तक बच्चों को नहलाया नहीं कि बच्चा बहुत ठंड थी जी हमने नहलाया नहीं है, तो दैट इज ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि ये नहीं करना। हर दूसरे दिन जरूर उसको नहला देना चाहिए। ठीक है। और दूसरा डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि बिला वजह हम मतलब बच्चे छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा रोते हैं और हमें लग रहा होता है कि वो बिला वजह रो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा रोने की भी क्या वजह है? क्या इसके पीछे भी कोई वजह है या उनको कोई तकलीफ हो रही होती है? वो जो बच्चे रो रहे होते हैं वो आपको एक क्लू दे रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, या 4 रीजंस हैं, या बच्चा भूखा है, अच्छा, या उसका पैम्पर गीला है, या उसको कॉलिक का मसला है, ठीक है, या अदर देन दैट कोई फेब्राइल इलनेस है। और मतलब फेब्राइल इलनेस का मतलब कोई वायरल है जिसकी वजह से उसका जिस्म दर्द कर रहा है। मैं या आप हमारा जिस्म दर्द करें, हमें बुखार ना भी, हम वी टेक पैनाडोल और समथिंग, दे कैन जस्ट क्राई एंड टेल देम कि वी आर नॉट राइट। सो हमें इन्फेक्शन को रूल आउट देख लेना चाहिए कि वो तो नहीं है। और अगर जनरली है तो कॉलिक, ये जो पेट में गैस हो जाती है, या अगर बच्चे का पैम्पर चेक करें वो गीला तो नहीं है, कहीं रैश तो हुआ नहीं है, और तीसरी बात ये है कि वो अगर भूखा है तो। सो ये 4-5 रीजन हैं जिनकी वजह से बच्चे ज़्यादा रोते हैं और फिर उनको उस तरह से एड्रेस कर लेना चाहिए। किया जाता है। जैसे अभी आपने बात की कि गैस का भी मसला आ जाता है छोटे बच्चों को, उसका क्या इलाज है?
कॉलिक के लिए एक तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। ठीक है। और अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो जिस तरह हमारे पीडियाट्रिक्स में वो यूज़ करते हैं कि 5S होते हैं, जिसके अंदर आप सॉफ्ट साउंड निकालते हो, आप उसको साथ लगा लो, करो, या उसको वो जो पुराने ज़माने का एक वो होता था जो झूला सा बना लेते थे और उसके अंदर बच्चे को डाल लेते थे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्विंग जो है वो करना, उससे बच्चे बड़े अच्छे से चुप कर जाते हैं। अच्छा। आप उनको लेके चलना शुरू कर दो या गाड़ी में लेके निकल जाओ तो चुप कर जाते हैं। फिर कुछ रेमेडीज़ भी हैं। पुराने ज़माने में स्मिथिकॉन ड्रॉप्स यूज़ किए जाते थे, अब प्रोबायोटिक्स ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं, जो जिसमें लैक्टोबैसिलस रूटारी एक वन ऑफ द ड्रॉप्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं। वो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, गैस प्रोड्यूसिंग को कम कर देते हैं, तो दे आर यूजुअली हेल्पफुल इन ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स विद कॉलिक। लेकिन क्या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जितने भी ड्रॉप्स हैं या जितनी भी चीज़ें? असूली तौर पे सब कुछ, मतलब जो जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, वन शुड आस्क डॉक्टर rather than going to the क्योंकि बहुत pharmacy। से लोग खुद भी नहीं, बहुत सारे, मतलब 70% हाँ। कोई कॉलिक ड्रॉप ले रहा है, कोई पुराने ज़माने कोई घुट्टियाँ दे रहे हैं, कोई चाहा का दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, विच इज़ हार्मफुल एक्चुअली। बहुत सारे लोग दूध बच्चों का चेंज कर देते हैं, लैक्टोज फ्री पे चले जाते हैं। लैक्टोज फ्री फार्मूला इज़ नथिंग टू डू विद कॉलिक एंड शुड नेवर बी गिवन। इस तरह लैक्टेज एंजाइम है वो दे दिया जाता है कि जी शायद ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, कोई फायदा नहीं है उसको करने का। तो क्या चेंज करने की वजह से, दूध जैसे आपने कहा चेंज करने की वजह से, क्या उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, दूध चेंज कॉलिक की वजह से नहीं करना चाहिए। ठीक है। कॉलिक का रिलेशन दूध से या लैक्टोज से नहीं है, सो उसका दूध चेंज करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर पहले हम लोगों ने दूध चेंज कर दिया, अगर उसके बाद ये मसला आ रहा है तो देखें, जो कॉलिक का मसला है वो माँ के दूध पे भी आ जाता है और वो दूसरे जो ऊपर वाले दूध हैं, ब्रांड हम लोग स्विच करते हैं कि पहले किसी और ब्रांड का था, देन किसी और ब्रांड का था। ये जितने भी ब्रांड्स हैं, मतलब यू नेम इट, अक्सर कोई 15-20 ब्रांड्स होंगे, सारे के सारे बेसिकली काउज मिल्क प्रोटीन, काउज मिल्क फार्मूलाज हैं जो कि मॉडिफाई किए गए हैं कि माँ के दूध के करीब तक लाए जाएं। लेकिन उसको एक ब्रांड से दूसरे से तीसरे से चौथे से सातवें पे चेंज करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज कॉलिक इज समथिंग जिसको अभी तक किसी को भी समझ नहीं आई इस तरह से कि है क्या, और ये क्या 4th ट्राइमेस्टर में हुआ या गट सही तरह नहीं बनी हुई है, बैक्टीरिया ग्रोथ है। तो अगर माँ का दूध जो सबसे बेस्ट दूध है, जिसका अल्लाह ने कह दिया कि अभी 2 साल तक पिलाओ कुरान में, तो अगर उसके ऊपर भी कॉलिक हो रहा है 38% या 40% बच्चों को, तो ये मतलब दूधों को चेंज करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा। हाँ, रादर देन मतलब जिस तरह मसाज है, मसाज कर सकते हैं, या कॉलिक ड्रॉप्स जो स्पेसिफिक मैंने बताया जो प्रोबायोटिक वाले, उनको देने से फर्क पड़ जाता है। एंड इट्स जस्ट 3 months थिंग। थोड़ा सा माओ को, फैमिलीज को रीअश्योर भी कराना चाहिए कि इट्स जस्ट गोना टेक 3 months, इट्स ए नॉर्मल थिंग, इस आपके बच्चे को कोई मसला नहीं है। अच्छा। और वो ग्रो सही कर रहा है, उसका वेट सही है, अगर आप उनको सेटिस्फाई करते हो तो 90% ऑफ द लोगों को समझ आ जाती है। और दूसरा डॉक्टर हसन, एक जो माओ के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है कि अगर बच्चों को दूध पिला दे तो उसके बाद उनको डिकार दिलवाना क्यों इतना ज़रूरी होता है? इसकी भी रीज़न बता दें हमें। इसकी 2-3 रीजंस हैं कि एक ही रीज़न है रादर कि जब बच्चा फीड ले रहा होता है, और से स्पेशली व्हेन ही इज़ ऑन द बॉटल फीड, या इवन अगर मदर फीड के ऊपर भी जब बच्चा दूध ले रहा होता है, उसने सिर्फ दूध ही पीना होता है और वो सक कर रहा होता है अंदर सारा कुछ, तो बहुत सारी हवा भी अंदर ले जाते हैं। जब हवा ले जाते हैं तो वो डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं इसके अंदर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनको बर्प दिलाओ, ठीक है, सो दैट कि वो निकल जाए। अब क्वेश्चन अराइजेस कि अगर बर्प ना ले तो क्या करें? अगर बर्प नहीं ले, बहुत बेचैन रहता है अगर ना लिया जाए तो। और नहीं लिया, आपने लगे रहे हो आधा घंटा और वो नहीं रहे, माँ का कंधा भी बेचारी का थक जाएगा, या केयर टेकर का थक जाएगा। तो अगर आप उसको लिटा देते हो आराम से और यू ट्राई टू मतलब उसको सुलाने की कोशिश करते हो, तो वो अगर यहाँ से नहीं निकलेगी तो कहीं और से निकल जाएगी, बिकॉज गैस हैज टू गो आउट, सो अदर एंड से निकल जाएगी। सो इसलिए इतने वरी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और दूसरा, बच्चों को किस उम्र से दूध के अलावा या दूध के साथ जो है सॉलिड चीजें जो है हमें खिलाने शुरू कर देनी चाहिए? 6 months। अच्छा। बिल्कुल 6 months। ये जो 4 months पे या 3 months पे देने का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गलत है। 6 months तक बच्चों को पानी भी नहीं देना और सिर्फ माँ के दूध पे रखना है। ब्रेस्ट मिल्क, स्पेशली ब्रेस्ट मिल्क, इज ए कंप्लीट डाइट फॉर द किडो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जरा प्रैक्टिस खराब हो गई और डब्बे की तरफ चले गए, तो भी अगर डब्बे का दूध है तो 6 months तक, उसके बाद सॉलिड ऐड करना और बिल्कुल उससे पहले नहीं देना सॉलिड। बच्चे की गट, उसका पैनक्रियाज, उसका किडनी वो लोड उठाने के लिए तैयार नहीं है जो सॉलिड डाइट देती है। ठीक है। और दूसरा डॉक्टर हसन, बहुत से जो लोग हैं वो हिफाजती टीकों के हवाले से भी बहुत कश्मकश का शिकार रहते हैं कि बच्चों को लगवाने चाहिए, नहीं लगवाने चाहिए, या फिर उनका ये मौक़िफ़ होता है कि बच्चों को इतने ज़्यादा टीके लगवाते हैं तो कहीं उनको नुकसान ना हो जाए। तो हमें बताइए कि किस उम्र से लगवाने चाहिए और कितने लगवाने चाहिए और कब तक लगवाने चाहिए? देखिए, ये बहुत
ही अनफॉर्चुनेट है कि अगर हमारे पास इंजेक्शंस अवेलेबल हैं ठीक है। और हमारा जो एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनिटी है उसमें अब बहुत सारे इंजेक्शंस जो दुनिया में थे अवेलेबल, जो हो सकते थे, ऐड किए गए हैं। और आप ये देखिए कि जिस तरह पैदाइश पे बच्चे को BCG हेपेटाइटिस बी लगना चाहिए, फिर 6, 10 और 14 वीक्स के ऊपर हम बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स भी दे रहे होते हैं, बिल्कुल। किल पोलियो भी लगा रहे होते हैं। हम उनको एक पेंटा के नाम से है जिसमें हेब है, हेपेटाइटिस बी है, अच्छा। डिफ्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस की वैक्सीनेशन है, रोटा वायरस के ड्रॉप्स हैं जो मुंह से जाते हैं, और न्यूमोकॉकल। मतलब, और दिस इज़ अ ह्यूज एक्सपेंडिचर विच इज़ गवर्नमेंट इज़ डूइंग टू गिव these kids freely। ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही आसानी अल्लाह ने मतलब कि ये पाकिस्तानी बच्चों के ऊपर कि वो करें। इसके बावजूद इनटेक बहुत पुअर है, जाते नहीं हैं, लगवाते नहीं हैं, चाहे मुफ्त में लग रहे हैं। मतलब अगर आप यही प्राइवेटली जाके लगाओ तो ये 12-14 हज़ार रुपये का पर इंजेक्शन लगता आपको है। पैसे लगते हैं प्राइवेटली लगवाने के, और वही सारे इंजेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री लग रहे हैं। तो वी मस्ट गो एंड गेट आवर किड्स वैक्सीनेटेड, और हर हाल में लगाना चाहिए। साथ थैंक यू भी करना चाहिए कि भाई बड़ी मेहरबानी आप लोग ये कर रहे हो, आप लोग लगा रहे हाँ, हैं। मतलब दिस शुड बी अप्रिशिएटेड। फिर अब इसके अंदर टाइफॉइड ऐड हो गया, MR की कैंपेन चल रही है, बिकॉज गवर्नमेंट इज ट्राइंग एट ईच एंड एवरी लेवल कि किसी तरह भी इसको कर्टेल करे, बीमारियों को और वबाई अमराज को बचाए। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह कोविड है, कोविड की वैक्सीन अब 12 साल से ऑनवर्ड सब बच्चे लगवाएं, हर हाल में लगवाएं। हमने अपने बच्चों को लगवाई, सबको लगवाई, तो वाई नॉट। मतलब अगर ये नुकसानदेह होती, कुछ ना होती, तो हम वाई वुड वी आस्क आवर किड्स टू गो एंड गेट देम वैक्सीनेटेड। सो वी शुड वैक्सीनेट, एवरीबडी शुड गो एंड गेट देयर किड्स वैक्सीनेटेड। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, हल्का सा फीवर होता है, बट द प्रोटेक्शन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। से फॉर एग्जाम्पल किसी को टाइफाइड हो जाता है जो वैक्सीनेटेड नहीं था, और वो आजकल MDR टाइफाइड है, वो मेरोपेनम के इंजेक्शंस के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वो एक इंजेक्शन मतलब 1800-2000 का इंजेक्शन है, वर्सेस अगर आप देखो कि अगर आपने वो फ्री में वैक्सीन लगवा ली जो गवर्नमेंट दे रही है आपको, या प्राइवेट सेक्टर से जाके आपने लगवा ली कुछ 100 रुपयों में, तो वो कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन है वर्सेस कि आपका बच्चा एडमिट हो जाए, उसको इंजेक्टेबल्स लगें, आपकी फाइनेंसिस भी ख़राब हुए, टेंशन भी हुई, और आपके बच्चे की सेहत भी हुई, स्कूल भी मिस हुआ। सो वाई नॉट। और ये मतलब आपकी प्रोटेक्शन, जान बचाने वाली चीज़ें हैं जो पूरे, जिनका इफेक्ट रहते जब तक अल्लाह मियां ज़िंदगी से दे तब तक है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन बहुत से बच्चे, बहुत से वालिदैन इसलिए भी नहीं लगवाते कि जो हिफाजती टीके हैं जितने भी हम लगवाते हैं उसके बाद बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन जब उनको बीमारी हो जाती है और आप लोगों ने हिफाजती टीके नहीं लगवाए होते तब उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वो कंडीशन से बचाने के लिए आप लोगों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाने चाहिए बच्चों को। डॉक्टर हसन सुलेमान हमारे साथ मौजूद है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी नशोनुमा के हवाले से बात कर रहे थे, और जो पुराने ज़माने में एक रिवायात होती थी कि नानियाँ दादियाँ बच्चों की मालिशें करती थी और डाइट किस तरह की लेनी चाहिए, उस हवाले से जनाब हमने बात की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मजीद भी आपसे बात करेंगे, आप वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और शहर लाहौर को इस वक्त जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार किया जा रहा है, जिसकी वजह स्मॉग है। और मौजूदा हुकूमत ने स्मॉग से निमटने के लिए कई इकदाम उठाने के दावे तो किए हैं, लेकिन 3 साल बाद भी शहर वैसे ही मुजरे सेहत धुंध की लपेट में है। और इस हवाले से एक मसला स्मॉग डाटा का भी है, क्योंकि जब तक हमारे पास मुस्तनिद डाटा नहीं होगा तब तक कोई काबिल अमल मंसूबा नहीं बनाया जा सकता है। और अच्छी खबर अब ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तहकीकाती टीम ने सख्त काविश से स्मॉग समेत फजाई आलूदगी को जांचने का सस्ता और म्यारी सेंसर जो है वो बना लिया है। उन्होंने इस सेंसर्स को शहर के 10 मकामात पर आलूदगी नापने के लिए नस्ब भी कर दिया है, और कहा जा रहा है कि इन आलात से जमा होने वाला जो डाटा है वो अमरीकी सैटेलाइट से भी मोतबर है। तो इस हवाले से हमारे साथ स्मॉग सेंसर बनाने वाले तहकीकाती टीम के सरबरा डॉक्टर जुल्फकार अली मौजूद हैं, और उनसे मजीद इस हवाले से बात करते हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, सर, सबसे पहले तो हमें ये जो स्मॉग डिक्टेटर के बारे में बताइएगा कि किस तरह काम करता है और इसका डाटा कितना मोतबर है। ये स्मॉग डिटेक्टर जो है जी, पिछले 14-15 साल की जो हमारी कोलैबोरेशन थी ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ख़ास तौर पर ग्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, और हम जो इस पे पॉल्यूशन डिटेक्शन पे काम कर रहे थे और बहुत सारी पब्लिकेशन में हमने इस पे की, तो हम
अक्सर पूरे पाकिस्तान में या अब्रॉड भी जहाँ पे भी हमारी टीम जाती थी तो हम हैंड हेल्ड इक्विपमेंट लेके जाते थे। ठीक है। अब ये था कि बाकी जो डेवलप स्टेट्स हैं वहाँ पे तो ये परमानेंटली ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं तो हमने भी ये सोचा कि पाकिस्तान में भी परमानेंटली ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे हमें रियल टाइम डेटा जो है ऑनलाइन हर वक्त अवेलेबल हो और उसको एज ए वार्निंग जो है EPA या गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए वो भी एक एडवाइजरी जारी करे कि जो कंजस्टेड साइट्स हैं वहाँ पे पोल्यूशन लेवल क्या है और जो सेंसिटिव लोग हैं उनको वहाँ पे अगर जाना है तो कितनी देर के लिए रुकना चाहिए या इस तरह से। तो हमारे यहाँ अभी तक तो कोई ऐसा सिस्टम मौजूद ही नहीं था। EPA ने या गवर्नमेंट ने बड़े शहरों में कहीं पे भी ऐसे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं लगाए कि एक तो वो डिटेक्ट करें पोल्यूशन को और दूसरा ये है कि वो एक्यूरेट डेटा हो। ठीक है। जो सैटेलाइट इमेजिंग है जैसे बाकी जो आप जैसे आप AQI आप भी असेस कर सकते हैं वो इतना एक्यूरेट, ये जो ग्राउंड ट्रूथिंग के साथ ग्राउंड के ऊपर पहली दफ़ा हमने ये जो बनाए हैं हमने इसको पोल्यूशन डिटेक्टर्स, इसमें हमने 2 जो है ना सेंसर्स लगाए हैं ठीक। और इससे डेटा और भी एक्यूरेट हो जाता है। इन दोनों की जब हम एवरेज लेंगे तो फिर वो डेटा और भी एक्यूरेट होगा और ये यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के लिए गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक्यूरेट डेटा देते हैं। अभी आप देखें तो हमने लाहौर में 10 जगहों पे ये लगा दिए हैं और ये डेटा भी दे रहे हैं और डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट ये एसेसिबल है और रिसर्चर और पब्लिक और वो सारे का। अब यही ख्वाहिश है कि इन डिटेक्टर्स को अभी हमने 100 और प्रिपेयर करवा लिया लेकिन अभी इंग्लैंड से मंगवाए नहीं। ठीक है। ये हमने US से पर्पल एयर से हमने असेंबल करवाए हैं और इसका डेटा जो है वो हर जगह पे अवेलेबल है, एक्यूरेट है और जैसे ही इसकी सक्सेस हो चुकी है हम इसका डेटा असेस कर रहे हैं। अब हमारा इरादा ये है कि हम 100 वो भी मंगवा के तो गवर्नमेंट जैसी इसमें इन होती है और इंटरेस्ट अपना शो करती है तो हम जो है ना पूरे पाकिस्तान में एटलीस्ट बिग सिटीज़ पे और मेगा सिटीज़ में जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है जहाँ पे वहाँ पर इनको लगा दिया जाए। तो अभी सर जैसे आपने बताया कि 10 मकामात पे जो है शहर के वो लगा दिए गए हैं, कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से मकामात हैं? इसमें हमने सारे जो पोश एरियाज़ हैं जो जहाँ पे पोल्यूशन कम है वो भी और जो कंजस्टेड एरिया जैसे अनारकली है, वॉल्टन है, इसी तरह से फिरोजपुर रोड है या मुल्तान रोड है, फिर जोह टाउन है, इकबाल टाउन है। तो हमने ये 10 जो डिफरेंट प्लेसेस हैं ना जहाँ पे बहुत हाई पोल्यूशन एरियाज़ हैं, यहाँ पे कम पोल्यूशन ताकि पूरा कंपैरिजन हो जाए। और जब हम 10 की एवरेज लेंगे तो फिर हम एटलीस्ट कह सकते हैं कि लाहौर का AQI इस वक्त क्या है और वो एक्यूरेट AQI। अच्छा ठीक है। तो सर ये इसको बनाते हुए कितना टाइम लगा, कब से इसके ऊपर आप लोग काम कर रहे थे और कब ये मुकम्मल हुआ? ये देखिए अभी हमें 1.5-2 महीने तो हो गए ये लगाए हुए हैं। ठीक है। और बनाने में यही था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ये देखिए पहले हम इस तरह से फिल्टर्स जो थे इसके ऊपर डस्ट को कलेक्ट करते थे। ये 1 दिन की डस्ट है ड्यूरिंग हाईली जो स्मोक पीरियड था। अच्छा। उस वक्त की। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि लैब एनालिसिस में हम इनका ओरिजिन और सोर्स जो है पोल्यूटेंट्स का वो भी देख सकते हैं। ये देखिए आप ब्लैक हुआ है बिल्कुल। और इसको जब हम एनालाइज करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, व्हीकलर पोल्यूशन है, हाउस होल्ड जो है उससे आया है, सोर्स क्या है और इसका फिर हेल्थ हैजर्ड के लोगों को इसमें कौन सी इन्फेक्शन हो सकती है, कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा हम ये भी करते हैं कि लोगों की लंग कैपेसिटी भी मेजर करते हैं। अच्छा। कि अगर वो हाईली पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं तो उनके लंग कितने रिड्यूस हो चुके हैं स्पायरोमीट्री के थ्रू। फिर यह है कि हाँ हम हॉस्पिटल एडमिशन केसेस को देखते हैं कि वो ज़ाहिर जो स्मोक एपिसोड है ख़ास तौर पे उसमें हॉस्पिटल एडमिशन केसेस जो हैं वो 3 to 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाते हैं, मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और सेंसिटिव लोग जो पहले से बेचारे अस्थमैटिक्स होते हैं, दमे के मरीज़ या ट्यूबरकुलोसिस के जिनको सांस के प्रॉब्लम्स होते हैं या कार्डियोवास्कुलर होते हैं तो वो इससे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता है और वो ज़्यादातर मोर्टेलिटी की तरफ चले जाते हैं। तो अब ये होगा कि जब से ये सेंसर लगे हैं तो हमारे पास थ्रू आउट द ईयर डेटा होगा, ठीक है, रियल टाइम डेटा होगा, सीजनल डेटा होगा कि विंटर और समर में क्या है, 24 आवर का डेटा होगा कि पोल्यूशन की सेटलिंग डाउन कब होती है, नाइट टाइम, और वो पूरी कर्व्स
पीक आवर्स कब होते हैं, जब हैवीली जो ट्रैफिक का कंजेशन होती है तो ज़ाहिर है उस पर पीक आवर्स होते हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम। इसी तरह से जो ख़ास तौर पे स्मोक एपिसोड है वो कब स्टार्ट होती है अच्छा और कब एंड होती है। और ख़ास तौर पे जो स्मोक एपिसोड है उसका ये पिछले 2016 से अब तक शुरू हुई है, तो इसका ड्यूरेशन होता है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और 2 वीक्स ऑफ नवंबर। ठीक है। और उसके बाद ये डाइल्यूट हो जाती है क्योंकि इसमें एयर स्टेगनेंट हो जाती है। ये इस साल थोड़ा सा अनयूजुअल है कि अभी जो बारिश हुई है ये इन दिनों में बारिश एक्सपेक्टेड नहीं होती। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना में हम देख रहे हैं, और बारिश जब भी होती है तो ये पोल्यूटेंट्स को वॉश आउट करती है। ठीक है। लेकिन एक बात है कि आप स्मोक को फोग के साथ कंफ्यूज मत करें। बिल्कुल, ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में स्मोक थे। एपिसोड जो है इसमें विंटर का कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसमें यही है कि जब ओपन क्रॉप बर्निंग है और इंडस्ट्रियल और ये व्हीकलर सारा जो धुआं है ये ट्रैप हो जाते हैं एयर मूवमेंट्स की वजह। एयर मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, स्पीड जो है वो 2-3 किलोमीटर पे या 0 पे आ जाती है, तो वो डाइल्यूट नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो क्रॉप बर्निंग का ये पीक 2-3 हफ्ते होते हैं, इसमें ये सारे पोल्यूटर्स जब ट्रैप हो जाते हैं तो फिर ये बहुत हेल्थ हैजर्ड है। आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हुए, लोगों की डेथ भी हुई मोटरवे पे, क्योंकि ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है। तो ख़ास तौर पे ये सेंसर इसलिए भी फिर यूज़फुल होंगे कि हमें एग्जैक्टली स्मोक एपिसोड का, और फिर जो हमने वार्निंग, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो वार्निंग ऑन मीडिया और जो बड़े बड़े जो ऐसे शहर में मकामात हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पॉल्यूशन होती है, तो वहाँ पे वो स्क्रीनें लगा दें कि इस वक्त यहाँ का लेवल ये है। या फिर ये है कि अपनी मोबाइल एप्लीकेशन गवर्नमेंट बना ले और उसके ऊपर इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको अगर आप असेस करना चाहिए हमारे सेंसर्स को, तो आप पर्पल एयर की वेबसाइट पे जाके तो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप डेटा ले सकते हैं। दूसरा सर हमें बताइएगा कि इस सेंसर से पहले जो है किस तरह लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नापा जाता था, किस तरह क्या तरीका वो तो है अभी भी, वो सैटेलाइट के थ्रू जो आप देखेंगे ना, जब भी AQI की उस वेबसाइट पर जाएंगे अदर दैन पर्पल एयर, तो उसमें तो वो सारा तरीका, लेकिन वो सैटेलाइट इमेजिंग है और ज़्यादातर वो डेटा उतना एक्यूरेट नहीं है। ठीक है। तो इसका जो है ये चूँकि ग्राउंड बेस्ड है और हमारी पूरी रिसर्च और तहकीक के बाद इनको इधर लगाया भी है, और सारे हमने पॉइंट्स भी अपने खुद देखे, तो इनका डेटा जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। इन सेंसर्स की कीमत क्या है? ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये लो कॉस्ट है, उस तरह से नहीं है कि हम 5-6 करोड़ रुपए पॉकेट फ्रेंडली है। हाँ, इक्विपमेंट ले लें, EPA ने जैसे पहले लिए थे और बाद में अभी वो चल भी नहीं रहे, तो ये तो 1 लाख के अंदर एक सेंसर बन जाता है। अच्छा। और इसको अगर आप रजिस्टर करें पर्पल एयर की वेबसाइट पे, क्योंकि और उसके बाद इसको चला दें तो बिजली और उसको वो चाहिए, पावर के साथ इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट ना भी हो तो ये डेटा लेता रहेगा। इसमें हमने एडिशनल जो है वो SD कार्ड डाल दिया है, तो रिसर्चर जाके SD कार्ड को निकाल के पूरे साल का डेटा डाउनलोड कर सकता है। तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कि, और पावर भी एक मोबाइल चार्जर जितनी चाहिए। अच्छा। हाँ, इंग्लैंड में जो हमने लगाए हैं उसमें तो हमने ये किया कि उसको सोलर पैनल दे दिया ताकि ये डिस्ट्रप्शन हो ही ना। लेकिन यहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट इसको टेकअप करती है तो फिर तो सोलर पैनल के साथ अटैच कर दिया जाएगा। अदरवाइज ये है कि इसको माइनर सी पावर चाहिए और इंटरनेट चाहिए ताकि लोगों की एक्सेसिबिलिटी। तो सर इसका डाटा जो है वो कहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, किस इदारे में इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको एनालाइज कहाँ पर किया जाता है? अभी तो हम पंजाब यूनिवर्सिटी में ही स्टूडेंट्स को ये बता रहे हैं, रिसर्चर्स को बता रहे हैं कि वो डेटा डाउनलोड कैसे करना है, उसकी कर्व को रीड कैसे करना है, सीजनल जो वेरिएशन है उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, और ये पूरा एक ट्रेनिंग हम जो है उधर बच्चों को दे देते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट का या कोई भी और इदारा आता है और उनको ये ज़रूरत है कि वो इस डेटा को समझना चाहते हैं तो हम वो समझावे कि ये इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल ले मैन भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि जो एवरेज है लाइन, और AQI को मेरा ख्याल है पब्लिक अंडरस्टैंड करती है, अवेयरनेस कि 0 से 50, और हम तो वैसे ही नॉर्मली 50 से 150 के दरमियान रहते हैं, जबकि इंग्लैंड और बाकी ममालिक ने जब से इंडस्ट्री रिमूव की है तो वो तो WHO के लिमिट्स के नीचे आ चुके हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे फ़िज़ा है। हमारे यहाँ जो एक एवरेज है वो लाइन रहेगी, और अगर हम रेड जोन में या पर्पल जोन में या इससे बियॉन्ड जाते हैं, जैसे स्मोक में जाता है 300-400 से ज़्यादा AQI हो जाती है,
तो वो भी पब्लिक भी रीड कर सकती है। और फिर यह कि इसकी कर्व साथ साथ आ रही है। ठीक है। अगर आप वो सेंसर्स देखें जो पहले आपने डायग्राम दिखाई थी, तो उसमें कर्व में एक एवरेज लाइन, डॉटेड लाइन लगी हुई है कि आप एवरेज कहाँ पे है, आज का पोल्यूशन लेवल क्या है, और फिर आप कंटिन्यूसली हमारे पास अच्छे दिन कितने हैं पूरे साल में से, जो क्लीन एयर जिसको हम कह सकते हैं, और पोल्यूटेड डेज कितने हैं। तो अच्छा, बहुत सारी चीजें मतलब उस हिसाब से हाँ, हम लोग अपना जो है स्केड्यूल या अपनी हाँ, चीजें जो है वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो दूसरा सर बताइएगा, जैसे आपने अभी कहा कि ये बाहर से आप लोगों ने मंगवाया है और हाँ। इसके ऊपर काम किया है, तो क्या आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में भी ये बनाया जा सकता है, इस पे काम किया जा सकता है? हाँ, इसको आप इसी तरह से देख लें कि बाहर तो हमारे तो लिंक पिछले 14-15 साल से हैं, हम टीचर भी वहाँ जाते हैं, वो लोग प्रोफेसर्स भी इधर आते हैं, वो भी हमें ट्रेन करते हैं, हम भी जाके अपने इश्यूज, तो ये एक म्यूचुअल नेटवर्किंग है हमारी पूरी उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और हमारे स्टूडेंट्स भी जाते हैं, इवन हमारे स्टूडेंट इटली में प्रेजेंट किया, यूएस में प्रेजेंट किया, अवार्ड भी लिया उस प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो ये तो म्यूचुअल एक सॉर्ट ऑफ वर्किंग है और सारी उसकी प्रोडक्ट। ठीक है। तो सर इसमें कितने और आपके अलावा जो बच्चे थे या कितने और लोगों की एक काविश है इसका जो हमारे सामने आया है ये सेंसर? देखिए, अभी मैं कुछ 10-11 तो पीएचडी प्रोड्यूस कर चुका हूँ, 100-150 एमफिल के, और ये इनमें से फिर जो बच्चे अच्छे होते हैं जिनका एक्सक्लूसिव इस पे काम होता है एयर पोल्यूशन के ऊपर, उनको फिर मैं साथ भी ले जाता हूँ, एक्सपोजर भी देता हूँ, फैकल्टी को भी साथ ले जाते हैं, वो भी उनका भी एक्सपोजर होता है। और हम उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, वो जो गैप है डेवलप स्टेट्स की यूनिवर्सिटी में और हमारे यहाँ, आल्दो के रिसोर्सेज हमारे पास उतने नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हम टेक्नोलॉजी जो फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, पहले यही चीज़ें हम 7-8 दिन के एफर्ट में हम जाके लैब में एनालाइज करते थे, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और अच्छे सेंसर इस क्वालिटी के सेंसर प्रोड्यूस कर लिए जाए जो एक्यूरेट डेटा दें और यूज़फुल डेटा हो, ताकि पब्लिक और लेजिस्लेटर जो हैं वो लेजिस्लेटर ख़ास तौर पर लेजिस्लेशन में वो लेवल्स लेके आएँ जो उस कंट्री के हैं, और फिर वो चेक भी दे सके, वो वार्निंग भी दे सके लोगों को। ठीक है। ठीक है जी। प्रोफेसर जुल्फ़िकार अली साहब हमारे साथ मौजूद है, सरबराह तहकीकाती टीम बराए स्मोक सेंसर्स के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने जनाब ये एक और कारनामा सर अंजाम दिया है, उन्होंने स्मोक को जांचने के लिए एक सेंसर तैयार किया है कि किस तरह हम इस मसले से भी जान छुड़वा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, और इस पर मजीद भी काम करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। मजीद भी आपसे बात करनी है, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। आजकल स्मॉग जैसे जहरीले धुएं की जद में है, और जिसकी एक वजह आलूदगी और दूसरी अहम वजह दरख्तों की कमी है। दरख्तों की शजरकारी और उनकी निगहदाश्त का सबसे अहम इदारा पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी PHA है, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बिलियन ट्री सुनामी मुहिम का लाहौर में रूह रवा भी है। और उन्होंने लाहौर में 50 से ज़ायद मिवाकी जंगल लगाने के बाद अब लाहौर के इलाकों में बड़े दरख्तों की शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया है, ताकि आलूदगी और स्मॉग के मनफी असरात से शहरियों को बचाया जा सके। लेकिन अवाम सवाल ये कर रही है कि PHA के गुज़श्ता 3 सालों के इक़दामात से स्मॉग का खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों मतलूबा मिकदार में शजरकारी स्मॉग के मौसम से कबल नहीं हो पा रही, और दूसरी जानिब PHA को आवाम से कैसा ताउन दरकार है, और क्या दरख्त लगाने और पुराने दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाने का जो अपना फर्ज है आवाम वो निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ यासिर गिलानी साहब हैं जो चेयरमैन है PHA के। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर PHA ने नई शाहराहों के किनारे जो है दरख्त लगाने की नई मुहिम शुरू की है, हमें बताइएगा कि कहाँ कहाँ पर ये दरख्त लगाए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। हमने असल में आपने जैसे अपने अभी इंट्रो में भी बता रही थी कि बहुत बड़ी ज़रूरत है, दरख्तों की कमी तो है ही हमें, और ज़रूरत इस अमर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। पहले हम ज़ाहिर निस्बतन इससे पहले भी हमने कोई 4 से 5 फीट हाइट के दरख्त लगाए थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 फीट हाइट के तकरीबन ऑन एवरेज बड़े दरख्त जो हैं वो लगाए जाएँ। बड़ा दरख्त जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं, लगाते हैं, तो वो 5-7 दिनों के अंदर जब ही वो जड़ पकड़ना शुरू करता है तो वो इमीडिएटली कह लें कि वो बड़ी जल्दी से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। ज़ाहिर है उसका साइज़ बड़ा होता है, उसका पत्ते ज़्यादा होते हैं,
फॉलिज फैलाव उसका ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म उसका ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो ये वो जो इम्पैक्ट है, अदरवाइज तो दरख्त नॉर्मल दरख्त है, ज़ाहिर है बड़ा होता है, टाइम लेता है, एक नेचुरल उसका एक प्रोसेस है। तो अब हमने यूनिवर्सिटी से या और जगहों से हमने कोशिश ये की है कि जो बड़े साइज़ के दरख्त हैं वो लगाएं, क्योंकि लाहौर एक चैलेंजिंग सिटी है। लाहौर के अंदर जो है वो बैलेंस जो है वो निस्बतन आउट है। हमारे यहाँ एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, ऑक्सीजन की जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए वो कम होती जा रही है। तो हमने फिर ये फैसला किया कि मसरूफ़ जो शाहराएँ हैं उनके ऊपर कम से कम, जहाँ पे ये ऑलरेडी चैलेंज है, जहाँ पे गाड़ियों की बहुत ज़्यादा गुजर होता है, जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, हमने इसको इक्वली कोशिश की है कि ये ना सिर्फ एक पोश एरियाज़ में करें, हम कोशिश करें कि इसके जो निस्बतन ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बाय डिज़ाइन नहीं बने हुए, जो रैंडमली बने हुए हैं, जहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स की प्रॉपर जगह नहीं छोड़ी गई है, जहाँ के ऊपर जो है वो पहले आप देखें ना, जो डिज़ाइंड एरिया होता है उसके अंदर रोड साइज़ विड्थ रखी जाती है, दरमियान में ग्रीन बेल्ट का एक अच्छा साइज़ होता है, साइड्स पे भी समटाइम्स ग्रीन बेल्ट्स होती हैं, एवेन्यू की शक्ल होती है। लेकिन जो एरियाज़ हैं जो कि किसी ने जगह ली, बेच दी, छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। हमने कोशिश की है कि उन एरियाज़ के अंदर भी जो हमें रोड्स मिलें, रोड साइड्स पे, जैसे हमने इसका आगाज़ किया शादरा में भी जाके हमने लगाए हैं, फिर हमने इकबाल टाउन के एरियाज़ में लगाए हैं, फिर हमने जोहर टाउन वाली साइड पे भी जाके लगाए हैं। तो जो तीनों साइड्स ऑफ लाहौर हैं, सेंट्रल लाहौर भी है, ओल्ड लाहौर जो आ जाता है आपका वो है, और जिधर लाहौर अब फैलता जा रहा है उस साइड पे भी, तो तमाम साइड्स पे हमने ये एक्सरसाइज करने का फैसला किया है, ताकि बड़े दरख्त लगाएंगे ये तेज़ी से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको कितना वक्त लगेगा जो है ग्रो करने में? देखिए, ये तो ऑलरेडी जब आप इसकी 5 साल से 6 साल एक एज ऑलरेडी है, ठीक है, वो उस एज के ऊपर ऑलरेडी जब वो लगे हुए हैं तो वो अपनी एक अच्छी खासी हाइट अटेन कर चुके हैं। जैसे मैंने बताया तकरीबन 15 फीट, 12 फीट, 16 फीट इस हाइट से ये दरख्त है। तो जब वो ऑलरेडी इस हाइट पे मौजूद हैं, सिर्फ ये होता है जब एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं तो वो हफ्ता 10 दिन उसको लगते हैं अपने रूट सिस्टम को उस नई मिट्टी में, नई जगह पे सेटल होने के लिए। तो जब वो रूट जो जड़ है वो जड़ पकड़ लेती है, पौधा अपनी जड़ पकड़ लेता है, यानी उसका रूट सिस्टम है जो मिट्टी से अपनी खुराक लेना शुरू कर देता है, तो वो फिर ऊपर पूरा प्रोसेस उसका बनना शुरू हो जाता है। तो ये तो हफ्ता 10 दिन के अंदर उसके बाद कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, अपनी उसकी जो कैपेसिटी है, जितनी उनकी ग्रोथ है उसके एतबार से। तो कौन सी किस्म के जो हैं वो दरख्त लगाए जा रहे हैं तरजीहात में, कौन से दरख्त? हमने ये फैसला किया कि सारे के सारे दरख्त हम देसी लगाएंगे, कोई इम्पोर्टेड दरख्त नहीं लगाएंगे। देसी दरख्तों के 2-3 फ़वाइद हैं। एक तो ये है कि वो हमारे इस आबो हवा के लिए बेहतरीन है, यानी यहाँ पे जिस तरह का मौसम है, सर्दियों में जो निस्बतन सर्दी है, गर्मियों में गर्मी है, वो सारी चीज़ों को सस्टेन करते हैं, उसके लिए बेहतरीन है। बाज़ का कुछ ऐसे दरख्त पौधे होते हैं जो सिर्फ सर्दियों के होते हैं, अगर आप वो वहाँ पे लगाएं सर्दियों में वो रहेंगे, गर्मियों में वो खत्म हो जाएंगे। तो हमारे जो देसी दरख्त हैं वो सारे के सारे इस खित्ते के दरख्त हैं। ये वाली मिट्टी उनको बड़ी रास आती है, बड़ी अच्छे तरीके से इस मिट्टी से वो खुराक जज़ब करते हैं। इनका फैलाव निस्बतन ज़्यादा होता है, इनको बीमारियां निस्बतन कम लगती हैं इस एनवायरनमेंट में। तो इंडिजिनस ट्रीज उनको कह लें, हमारे उर्फ आम में इसको देसी दरख्त कहते हैं। तो ये हमने पूरी की पूरी एक पॉलिसी बनाई थी कि हम सारे के सारे देसी दरख्त लगाएंगे, और ये ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर सारे देसी दरख्त हैं। उसके अंदर आगे 20, 30, 40 किस्में हैं, वो हम मुख्तलिफ किस्में जो हमें अवेलेबल है वो लगाई जा रही है। और इसमें कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ी तादाद जो फलदार दरख्तों की भी हो। ठीक है, फलदार दरख्तों से मुराद यही है कि अगर वो फल उसका वो कहते हैं ना, छोटा जब फल होता है बूर कहते हैं, कम अज़ कम वो छोटी चीज़ परिंदों के लिए कम अज़ कम ज़रूर हो। हम ये कर रहे हैं कि फोना कल्चर इसके साथ आना शुरू हो जाए, और अभी बहुत सारे एरियाज़ में हमारे अर्बन फॉरेस्ट में ख़ास तौर पे फोना कल्चर बड़ी तेज़ी से वापस आ रहा है। लेकिन सर ये जो आप दरख्त लगाएंगे कहीं से उतार के, तो क्या वहाँ पे ऑल्टरनेट रखा जाएगा? वहाँ पर ये हमने मुख्तलिफ नर्सरीज में जो दूसरे शहरों से नर्सरीज हैं वहाँ से और दीगर जगहों से हमारे साथ, मैं आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें बड़ी वजह है प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, दूसरी वजह आप चैनल्स हैं, आपने बड़ी इस पे प्रोग्राम्स किए, आगाही दी, लोगों को बताया। इसकी वजह से अब लोग ये चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें, हम भी पौधा लगाएं, दरख्त लगाएं। तो हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, मल्टीनेशनल्स के, हमारे नेशनल जो कंपनीज़ हैं उनके जो लोग आते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं, ये वाला जो कंसेप्ट है कि हम कोशिश करें कि जहाँ बाहर से, जैसे विलेज साइड हैं, नर्सरीज़ हैं जो, और आपकी टाउन है, दूर दीगर टाउन्स हैं, पत्तों की बड़ी मशहूर है, और जगहों पे जहाँ पे इतना ज़्यादा आपका एनवायरमेंटल स्ट्रेस नहीं है, और वो नर्सरीज होती भी इसीलिए हैं कि ये पौधे वहाँ पे लगाते हैं, लगा के वो
ट्रांसप्लांट करके यहाँ पे कर दिए जाते हैं। तो वो उन जगहों से हम ले रहे हैं, ये नहीं है कि ये लाहौर से एक जगह से निकाल के लाहौर में लगाने वाला काम नहीं है। और दूसरा सर, हम देख रहे हैं कि PHA काफ़ी अरसे से स्मॉग के खिलाफ जो इकदाम उठा रही है, तो फिर दरख्त वगैरह भी लगा रहे, शजरकारी मुहिम भी चल रही है, लेकिन फिर भी स्मॉग दोबारा बड़ी शिद्दत के साथ वापस आ गई है। तो क्या आपको लगता है और हमें करने की, एफर्ट करने की ज़रूरत है अभी भी? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए स्मोक है, जब इसको हम समझें तो ये तकरीबन हमारे यहाँ पे विंटर स्मोक जो है वो ज़्यादा ज़रा प्रॉब्लम करती है। इसके अंदर जो एयर पोल्यूटेंट्स है मेनली, और वो 5, 6, 7 फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ यानी ये एक ऐसी चीज़ है जब फॉगी मौसम होता है और जो हवा के अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं जो हैज़रस होते हैं, नुकसानदेह होते हैं सेहत के लिए, वो शामिल हो जाते हैं। ये कहाँ से शामिल होते हैं? ये फैक्ट्री का वेस्ट जो होता है, एयर पोल्यूशन वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो एयर पोल्यूशन फैक्ट्रीज करती हैं वहाँ से होती है। ईंटों के जो बट्टे होते हैं वो जो होती है उसके, वो एक सोर्स इसका हो सकता है। फिर इसका बड़ा एक सोर्स है जो गाड़ियाँ हमारी, जो एमिशंस हैं, जो गाड़ियां हैं और जो मोटरसाइकिलें हैं। पिछले कोई सालों के अंदर तकरीबन 1/3 जो है ऑलमोस्ट पूरे पंजाब का लाहौर के अंदर गाड़ियां आ गई हैं। लाहौर रजिस्टर्ड जो है नंबर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब रजिस्टर्ड नंबर लाहौर में इतना बड़ा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गाड़ियों ज़्यादा चलती हैं, फ्यूल एमिशन ज़्यादा है। किसी भी किस्म का फ्यूल है, कोल है या कोई और है, वो जब जलाया जाता है उसकी जो एमिशन होती है वहाँ से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। फसलों की बाकियात को जो जला दिया जाता है, ये किसका फैक्टर है? सो एक मल्टी फैक्टर्स है। और ट्रीज़ तो हैं ही हैं, ट्रीज़ के ऊपर तो हम अप फ्रंट काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बड़ी तेज़ी से काम किया है। लेकिन PDMA और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी बड़ी तेज़ी से इस पर काम करना शुरू किया है। जो मुझे अभी तक रिपोर्ट मेरे पास है कि शायद लाहौर के अंदर, बल्कि क्या पंजाब में ऑलमोस्ट सारे के सारे जो ईंटों के बटे हैं वो जो एक जिगजैग टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर शिफ्ट कर दी है, कन्वर्ट कर दी है, जो कि वो आपके जो पोल्यूटेंट्स हैं, आलूदा करने वाले जो ज़रात हैं उनको वो रोक लेते हैं, उन गैसेस को रोकते हैं। एक तो वो कर दिया गया है। फिर दूसरा ये था कि एक बड़ी मैसिव लेवल पे कमिश्नर्स को, रिलीफ कमिश्नर्स के पावर दे के DCs को दी गई कि आप इस पर एक्शन करें। जो फैक्ट्रियों का एयर में वेस्ट जाता है हवा के, उनकी चिमनीज के जरिए उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उनके चलान किए जा रहे हैं जिनका वेस्ट बहुत ज़्यादा है। जो एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, पिछले दिनों CTO साहब एक अच्छी खासी नंबर बता रहे थे, वो उनको रोक रहे हैं, पकड़ रहे हैं ताकि गाड़ियों की अपनी हालत बेहतर हो। गवर्नमेंट इस लेवल पे बड़ा काम करिए, अभी शुरू किया है। मेरा ख्याल है कि यूरो 5 पे जाना ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि एक ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करना जिसके पोल्यूटेंट्स बहुत कम होंगे, यानी जब वो धुएं की शक्ल में गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं तो उसके अंदर जो जहरीला फैक्टर है वो कम से कम होगा। तो इसका इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने ले लिया, कोशिश करें कि हम इसके ऊपर जाएं। ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो रही है, तो हमारी ये गवर्नमेंट है, इसका कम से कम ये तो सारे मानते हैं कि इसके ऊपर बड़ा एक फोकस है। ट्रीज मैंने बताया था कब फ्रंट है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं बार बार ये बताता हूँ कि हमने, लेकिन फिर भी सर लोग यही सवाल करते हैं कि इतने ज़्यादा इकदाम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, बाकी भी जितने भी सेक्टर्स इनमें आते हैं, फिर भी अभी आया नहीं है स्मॉग का सही वाला सीजन, अभी नहीं आया, लेकिन फिर भी पोल्यूटेड सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखे जा रही है। ये बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि ये फौरी तौर पे एक चीज़ ऐसी नहीं है कि उसको कह दिया, कोई स्टिक हाथ में पकड़ी हुई है या ऑर्डर कर दिया या एक साइन कर दिया पेपर पे कि जी अब नहीं होगा, ऐसा तो होने को नहीं है। हमारे पिछले 20 सालों की हमें स्टडी करनी पड़ेगी, ग्राफिकल जब आप स्टडीज करते हैं तो जितनी तेजी से, मैं आपको बताऊं कि 2 फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन आपकी डबल हो गई। जब पॉपुलेशन डबल होती है, ग्रीनरी कम होकर 60% शेयर फैल गया, हुजम उसका फैला है, जितना वो पहले था उससे 60% एक्सपेंड कर गया है, उसमें रोड्स बनी हैं, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ग्रीनरी से ज़्यादा जो एडवर्स इफेक्ट है वो आया है, उसमें अंदर लोग बढ़ गए हैं। फिर उसके बाद जो गाड़ियाँ बढ़ी हैं और मोटरसाइकिल्स जो बढ़ी हैं, ये तो एक बहुत बड़ी तेज़ हद तक बढ़ी हैं। ठीक है, इसके अंदर शहरों को, इससे पहले शहरों को पूरा फ्यूचर में अगले 20, 30, 50 सालों के हिसाब से कभी प्लान ही नहीं किया। ठीक है, जहाँ पे रश हुआ वहाँ पे हमने रोड्स बना दी। बिल्कुल ट्रैफिक फ्लो को देखना चाहिए, जब गाड़ियाँ ट्रैफिक में रुकी रहेंगी, उनका धुआं आता रहेगा, ये प्रॉब्लम होगा। ट्रैफिक फ्लो जितना अच्छा होगा वो उससे बेहतर होगा। इस गवर्नमेंट ने आल्दो 5 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर शहर के, जहाँ पे उन्होंने फौरी तौर पे काम करने का फैसला किया है ताकि जो ट्रैफिक फ्लो है वो कम से कम बेहतर हो। जितना ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा, गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं, जल्दी अपनी मंजिल पे चली जाएंगी, आपका फ्यूल वेस्टेज कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगी। तो ये पूरा एक मास्टर प्लान होता है, पूरे शहर को आप डिज़ाइन करते हैं किस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में रहें। तो ये मल्टी फैक्टरल चीज़ें हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी काम किया हुआ है, कर भी रही हैं हम लोग। लेकिन जैसे मैंने बताया कि स्मोक के अंदर
5-7 और दीगर फैक्टर्स हैं, बिल्कुल, क्योंकि exactly, स्मोक को हाँ। जब हम स्टडी करते हैं तो फौरी तौर पे हवा में जो दाखिल होने वाली चीज़ें हैं तेज़ी से वो है, तो दरख्त तो इसके एक एंटी उसका काम करते हैं, उसको रोकने के काम करते हैं। लेकिन नहीं हो, दरख्तों के एतबार से आप जो है ना वो खातिर जमा रखें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पे इसकी ट्रीज लगा रहे हैं, और बाकी जगहों पे भी गवर्नमेंट ने PDMA ने खास तौर पे और EPD जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर है। अभी रिसेंटली उन्होंने इसके ऊपर फिर से कमेटी बनाई है, कमिश्नर्स को पावर्स दिए हैं कि वो अपने अपने एरियाज को कंट्रोल करें। दूसरा सर, हम जैसे मेवाकी जंगलात पर भी बेतहाशा बात कर चुके हैं और दोबारा करना चाह रहे हैं कि कब तक तैयार हो जाएंगे और उनका जो अपनी ग्रोथ के किस मरहले पे पहुंच चुके हैं? मेवाकी जंगलात में 53 लग चुके हैं। ठीक है। ठीक है, अब उसके अंदर अगर जाके आप देखें तो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग आएगी। वो जो बात हम शुरू में करते थे कि वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट आएगा और वहाँ पे बड़ी तेज़ी से दरख्त बड़े होंगे, 10 गुना तेज़ी से बड़े होते हैं, ये बातें लगती थी कि हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। अभी जो दरख्त कुछ जंगलात अर्बन फॉरेस्ट लगे हुए हैं। अच्छा, एक तो ये है कि ये जंगल का मतलब ये नहीं कि शायद पता नहीं कोई छांगा मंगा का बड़ा जंगल है, पूरे लाहौर में जंगल लगा दिया, नहीं, ये अर्बन फॉरेस्ट है, यानी एक कनाल पे भी लग सकता था। हमने कोशिश की है 4-6 कनाल के एवरेज पीसीज लें, और उसके बाद फिर हम 50 कनाल पे भी गए और 100 कनाल पे शादरा सगियाँ पे हमने दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट लगाया। इन फॉरेस्ट में अगर जाएं, जो सबसे लेटेस्ट है हमारा वो, और उसके बाद हमारा गुलशन रावी में 53 कनाल पे लगा है। लेकिन जिनको 6 महीने भी हो गए हैं, फरवरी में हमने लगाया था ऑलमोस्ट, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे हमारे रेस कोर्स पार्क में, फिर उसके बाद मलिक अमीन असलम साहब आए थे गालिबन मार्च में हमारे जल्लो के अंदर, फिर हमारा शादमान में लगा हुआ है, फिर हमारा लिबर्टी में लगा हुआ है जो पायलट प्रोजेक्ट थे। ये 4 खास तौर पे जिनको तकरीबन 6 माह या इससे ज़्यादा साल होने को है। अब इनके अंदर जाके देखें तो वो पौधों का इतना ज़बरदस्त आपस में कंपटीशन है, और सारे के सारे वो जैसे कहते हैं ना हरे दरख्त हैं, वो बड़े खुशनुमा महसूस होते हैं, बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, उनके अंदर फॉलिज बहुत ज़्यादा है, और उनके अंदर आपको जो चीज़ मिसिंग थी हमारे लाहौर की, जिसको हम फोना कल्चर कहते हैं, जिसमें परिंदे, हशरात, उनकी आवाज़ें, उनकी चीज़ें, आप जब उसके अंदर छोटे छोटे वॉक ट्रैक्स बनाए हुए हैं, आप उसके अंदर रोमिंग करें, वॉक करें, तो आपको वो फील आती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी तोक़्क़ों से भी ज़्यादा, यानी हमें आइडिया नहीं था कि ये इतने अच्छा इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अर्बन फॉरेस्टेशन है हमारी, वो बड़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे तीनों साइड पे, रोड साइड पे हमने लगाया हुआ है। हमारी एक जगह है बेगमकोट शाहजरा में, छोटा सा एक जंगल लगाया हुआ हमने 3-4 कनाल का, तो वो 3 साइडें बनती हैं, तीनों साइडों पे रेडियो वाले और मुसलसल ट्रैफिक होती है। अगर वो भी देखें तो वहाँ पे भी दरख्त बड़ी तेज़ी से बड़ी बेहतर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरा सर, हम देख रहे हैं कि डेंगू की वजह से जो है बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है। पार्क्स में शहरियों को मच्छरों से बचाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? प्राइमरीली तो देखिए ये डेंगू का ओवरऑल जो है प्राइमरी एंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट इसको देख रहा है हमारे यहाँ, और उनका जो एक सेट प्रोसीजर है वो हम लोग उनसे राब्ते में हैं। हमारे डायरेक्टर हेडक्वार्टर हैं, हमारे एंटोमोलॉजिस्ट हैं, वो प्रॉपर इस चीज़ से राब्ते में रहते हैं। तो एक तो ये है कि हम कोशिश करें कि पानी ना खड़ा हो, जो सोर्स है वो ही ना हो। ये इसका उन्होंने बनाया सिस्टम भी एक बनाया हुआ है कि जहाँ पे लार्वा मिलता है या जहाँ पे इसके कुछ असरात आते हैं, उसके फिर इर्द गिर्द वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पे करना, ऑपरेशन करना। तो हम लोग भी इसको पूरी तरह से मॉनिटर करें। हमारे पार्क्स के अंदर भी पिछले 2 हफ्ते पहले भी हमारी पार्क्स की और प्राइमरी हेल्थ केयर वालों की बात भी हुई, मैंने खुद उनसे कहा डायरेक्टर हेडक्वार्टर से, वो सारी चीज़ों को हम कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यही है कि इसमें अंदर बड़ा केयरफुली आपको रहना पड़ता है। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो स्टैंडर्ड SOPs हैं, उसको फॉलो किया जाता है। मैंने उनसे बात की थी कि वो लोग ये मांग रहे हैं कि जनरल स्प्रे कर दें, तो वो कह रहे हैं सर स्प्रे जनरल करें तो और चीज़ है, लेकिन असल चीज़ तो ये है, वो तो एक स्प्रे जो जहाँ पे डेंगू मौजूद होगा, जहाँ पे लार्वा होगा, उसको करना असल ज़रूरी है। तो अगर वहाँ पे भी ऐसे केसेज हैं, विजिलेंस अपनी बढ़ाएं, उसके ऊपर हमारे लोग, हमारे एंटोमोलॉजिस्ट हैं, तमाम पार्क्स के अंदर हमारे लोग काम कर रहे हैं। तो क्या सर किसी मरहले पर पार्क्स को बंद करने के भी कोई उस पर गौर किया जा रहा है? अल्लाह ना करे, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर हम लोग, आपको पता है पिछले 2 साल जिस तरह से हम कोविड से गुजरे हैं, हमारे तो बल्कि 2 बड़े अच्छे प्रोग्राम थे। जश्न बहारा शुरू हुआ, वो दरमियान में दोनों सालों में हमें रोकना पड़ गया, और इस तरह के हमारे इवेंट्स थे, नुमाइशें थी, हमें रोकनी पड़ी हैं। और मैं समझता हूँ पार्क्स को ओपन ही रहना चाहिए, क्योंकि पार्क्स में जितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वॉक करते हैं, तो वो एक रिक्रिएशनल प्लस एक हेल्दी एक्टिविटी प्लेस है। तो जब वहाँ पे लोग जाएंगे, उनकी एक्टिविटी, हेल्थ की एक्टिविटी होगी और हेल्थ बेहतर होगी, तो वो तो खुले रहने चाहिए, जबकि बाकी चीज़ें भी खुली रहनी चाहिए। तो लेकिन उम्मीद है कि अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से कोविड रिस्पांस हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने प्लान किया और लोगों ने उसको सपोर्ट किया, और तकरीबन 10 करोड़ के करीब लोगों ने एडमिनिस्टर हो चुकी है, उनकी वैक्सीन लग चुकी है, तो होपफुली चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। तो सर आप क्या चाहते हैं, लोगों से क्या ताउन चाहते हैं शजरकारी के हवाले से, कि वो भी अपना जो एक किरदार है वो निभाएं? मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि ये शहर हमारा है, घर हमारा है, और ख़ास तौर पे जब आप सांस लेने की बात करते हैं, खाना मैं अपनी चॉइस का खा सकता हूँ, पहन अपनी चॉइस कर सकता हूँ, गाड़ी घर अपनी चॉइस की रख सकता हूँ, लेकिन जो एक हमारी आबो हवा है, जैसे ये मट्टी हम सब की है, वतन हम सब का है, ये हवा हम सब की है,
अमीर है, गरीब है, चाहे कोई मालिक है, चाहे कोई मुलाजिम है, सबके लिए सब ने एक ही शेयर करनी है एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर का ख्याल रखना है और उसके अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारा दीन भी इस पे कहता है, जो पौधे हैं अगर हम पौधे लगाएं सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरा, जो लगे हुए पौधे हैं उनकी पूरी की पूरी हमें हिफाजत करनी चाहिए, उनकी हमें जरूर देखभाल करनी चाहिए। और दूसरा सर, शहर में जो दरख्त काटने पर क्या पाबंदी आयद की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं? जी, हमारे टाइम पे आके खास तौर पे इस पे बड़ी सख्ती है, दरख्त नहीं काटने दे रहे हैं बिल्कुल भी, कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं और बल्कि एक एक दरख्त भी अगर कहीं कटा है तो मेरे पास मेरे ख्याल 4 से 5 ऐसी FIRs मौजूद हैं कि जो हम FIRs करते हैं, तो इसके ऊपर तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हम लोगों ने किया हुआ है। उसके बाद भी अगर कोई इक्का दुक्का कहीं ऐसा वाक़या जहाँ हमें रिपोर्ट होता है हम पूरा एक्शन करते हैं और ये पूरे शहर के अंदर अब बहुत हद तक ये चीज़ कम हो गई है, कंट्रोल हो गई है। हाँ, जहाँ कहीं बहुत ज़रूरत है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के हवाले से वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। अच्छा। जैसा भी आपका अल्लाह चौक है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत बड़ी होती थी। दुनिया न्यूज़ के हमारे जो हबीब अकरम साहब हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जब कॉल की तो उन्होंने कहा कि मैं तो चेक कर रहा था ये कॉल फेक तो नहीं है, तो उन्होंने कहा वैसे ही की, लेकिन फिर साथ उन्होंने ये कह दिया कि वहाँ पे ट्रैफिक बड़ी होती है, तो LTA ने उसको टेकअप किया, लेकिन वहाँ पे छोटे दरख्त थे तो हमारे ट्रांसप्लांटर ने उन ट्रीज को वहाँ से उखाड़ के सेव करके दूसरी जगह पे लगाया। तो ऐसी जगहों के लिए जहाँ पे ज़रूरत होती है हमें वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम ट्रीज को ट्रांसप्लांट करें ताकि उनको वेस्ट ना किया जाए। लेकिन सर, बहुत सी खबरें ऐसे भी आती हैं कि PHA की अपनी इंतजामिया भी दरख्त काट रही होती है। कोई 2-3 महीने पहले ऐसी खबर भी आई थी, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है? ऐसा नहीं है, मेरा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो ग्रीन वेस्ट एक है, उसके ऊपर ज़रूर कुछ तो जो मानने वाली बात है कि ग्रीन वेस्ट जब होता है ना, पत्ते हैं, आमतौर पे ये भी एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, अगर बाहर के कंट्रीज में जाएं तो बहुत देर तक वो खुशक पत्ते भी पड़े रहते हैं, बल्कि वो कहते हैं उनके ऊपर वॉक करना उनको शायद अच्छा लगता है। हमारे हम कहते हैं कोई शहरी भी हैं, कोई भी चीज़ ये पत्ते पड़े हुए लगे, सफाई भी ठीक नहीं होती है। वो हमारे स्वीपर से एक प्रेशर होता है, कोई दफ़ा इकट्ठा करके तो उसको जला देते थे। बड़ी सख्ती की गई है उसके ऊपर, 2-3 दफ़ा हमारे डायरेक्टर जनरल ने बड़ा नोटिस लिया उनका और उनको सख्ती से कहा कि ये बिल्कुल भी ये काम नहीं होना चाहिए। फिर हमने एक इसके ऊपर नया इनिशिएटिव लिया, ग्रीन कंपोस्ट की हमने बात की, हमने मशीन लगाई जहाँ पे वो इकट्ठा करते हैं। एक तो ये है कि उन्होंने कुछ खड्डे से लगा के उसके अंदर उसको डंप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वो खाद बन जाती है, उसको यूटिलाइज करते हैं अपने पार्कों के अंदर। दूसरा फिर ये था कि हमारे वो जो वेस्ट था उसको डाल दिया जाता था एक वेस्ट मशीन में, जो बिल्कुल उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देती थी, छोटे छोटे पार्टिकल्स करके उसको इमीडिएटली यूज किया जाता था। तो हमने उस ग्रीन वेस्ट को ग्रीन कंपोस्ट में भी शिफ्ट किया है, तो इसके ऊपर भी हम काफी प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है जी, यासिर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन है PHA के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और दोबारा से जो है PHA की तरफ से एक नई मुहिम शुरू की गई है शजरकारी के हवाले से। तो उनके साथ साथ, इंतजामिया के साथ साथ हमें भी अपना किरदार जो निभाना है और अपनी आबो हवा को जो है खुद भी सेहतमंद बनाना है और शजरकारी में हिस्सा आप भी लीजिए। मजीद भी आपसे बात करेंगे, या वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं हम इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब कुछ बात कर ली जाए नौजवान नस्ल के हवाले से, जिनको मुस्तकबिल का असासा कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद सरकारी नौकरी करने की ख्वाहिशमंद होती है, इसीलिए मास्टर्स या फिर बैचलर्स करने के बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि वो सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात CSS या PMS में किस्मत आजमाई करें। अब क्योंकि ये मुकाबले का इम्तिहान है तो इसमें मुकाबला और तैयारी दोनों ही बहुत सख्त होते हैं। स्टूडेंट्स उन इम्तिहानात की तैयारी के लिए अकेडमीज या फिर लाइब्रेरीज का रुख कर लेते हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद के एक वेब डेवलपर उमर हमीद ने एक ऐसी ऐप तैयार की है जो स्टूडेंट्स के लिए उन सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में की जाने वाली तैयारी में नहायत मुआवन भी साबित होती है। आइए जनाब उमर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कैसे ऐप जो है काम करती है। उमर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। उमर, सबसे पहले तो हमें इस ऐप के बारे में बताइएगा, कैसे ख्याल आया आपको इसको बनाने का? ये एप्लीकेशन का आइडिया जो था ये बहुत ही ग्रेट ऑफिसर का है। एक्चुअली ये आइडिया मेरा नहीं है। उन ऑफिसर ने काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था उनको प्रिपरेशन के दौरान में, और उन सारी मुश्किलात को सुनने के बाद मेरे माइंड में ये एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इन मुश्किलात को थोड़ा सा आसान कर दें। क्योंकि CSS और PMS का इम्तिहान है, इसको तो आसान बनाया नहीं जा सकता, लेकिन उन मुश्किलात को हम आसान बना सकते हैं। और वो मुश्किलात सुनने के बाद ही हमने ये एप्लीकेशन बनाई, उन सारी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए।
तो उमर, ये काम कैसे करती है ये ऐप जो है, किस तरह हम इससे जो है हेल्प ले सकते हैं अगर हम लोगों ने इम्तिहानात देने हैं तो? देखें, अपटेक LMS जो है वो CSS PMS एस्पिरेंट्स की मुश्किलात को माइंड में रख के बनाया गया है और इसमें हम डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड करते हैं, जिसकी रिसर्च के लिए हम डिफरेंट डेली इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर्स कवर करते हैं। इसके अलावा मंथली बेसिस पे लोकल एंड इंटरनेशनल मैगजीन्स जो हैं वो कवर करते हैं रिसर्च बेसिस के लिए, और उनको फिर हम सिंप्लीफाइड एंड समराइज्ड वर्जन में अपने पोर्टल पे अपलोड करते हैं। इसके अलावा हम अपटेक LMS में 25,000 प्लस MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा गोल ये है कि हम यानी कि एट द एंड, क्योंकि ये अभी मैच्योर नहीं हुआ सिस्टम पूरी तरह से, विद इन 4 मंथ्स हमने हायरिंग भी की, विद इन 4 मंथ्स हमने ऑफिस भी अपना मूव किया और ये डेवलपमेंट भी की। तो ये सिस्टम अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि 12 बजे तक हम इसमें डेली की न्यूज़ अपडेट कर दें। न्यूज़ अपलोड करने के बाद 5-6 बजे तक हम इसमें डिफरेंट बुक्स को समराइज एंड सिंप्लीफाई वर्जन में अपलोड करते रहें और उन पे काम करते रहें। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये प्लेटफॉर्म मैच्योर होता जाएगा। एट द मोमेंट हम ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को कवर कर रहे हैं और वो 5-6 बजे तक हम डेली का कंटेंट अपलोड करते हैं। जैसे जैसे कंटेंट हमारी टीम प्रोड्यूस करती है वैसे वैसे हमारा कंटेंट पोर्टल के ऊपर जा रहा होता है। अभी भी आप देखें इस टाइम पे, यस। ठीक है, तो उमर हमें बताइएगा इसके अलावा और कौन कौन से जो है फीचर्स हैं इसमें और स्टूडेंट के लिए कितनी यूजर फ्रेंडली है ये? ठीक है, अपटेक LMS जो है वो एक ऐसी ऑडियंस को माइंड में रख के बनाई गई है। वो ऑडियंस किसी गांव से भी हो सकती है, शहर से भी हो सकती है, क्योंकि CSS PMS को कम्पीट डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग करते हैं और डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं, KPK से भी होते हैं, पंजाब से भी होते हैं। तो इसमें काफ़ी न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आप एक बुक पढ़ रही हैं और बुक में आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आ जाए तो आप वो पॉइंट हाईलाइट कर देती हैं। ऐसा ही होता है, सब ऐसे ही करते हैं। तो हमारे पोर्टल में भी ये चीज़ ऐड की गई है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आए तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं, या आप कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ के साथ आप नोट्स ऐड करना चाहते हैं। बुक्स पे आप इजीली पेन से नोट कर लेती हैं, लेकिन हमारे पोर्टल यानी कि अभी तक किसी भी पोर्टल में ये प्रोवाइड नहीं किया गया। हमारे पोर्टल में आप पैराग्राफ के साथ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके माइंड में हैं आप वो नोट कर सकती हैं और कभी भी आप उस आर्टिकल पे आएंगी तो वो पॉइंट्स आप देख सकती हैं। इसके अलावा CSS और PMS के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डिफरेंट न्यूज़ पीसेस की और एडिटोरियल्स की ओपिनियंस की कटिंग्स करके रखते हैं। वो कटिंग्स वो सेव रखते हैं, यानी कि डिफरेंट उन्होंने बॉक्सेस बनाए होते हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज, जैसे करंट अफेयर्स हो गए या कोई भी हम ले सकते हैं, और वो उन बॉक्सेस में वो आर्टिकल सेव करते हैं। तो हमारे पोर्टल में क्या है कि आप डिफरेंट लिस्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और लिस्ट क्रिएट करने के बाद जैसे जैसे आपकी उन लिस्ट के मुताबिक या उन कैटेगरीज के अगेंस्ट कोई डेवलपमेंट हो रही होती है तो आप उन लिस्ट में वो जो आर्टिकल्स हैं वो सेव करते हैं। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपको कैटेगरीज के थ्रू या सब कैटेगरीज के थ्रू या डेट के अगेंस्ट आपको उसको सर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेव कर लेंगी अपनी लिस्टिंग में तो वो आपकी लिस्टिंग में स्टोर रहेगी और वो लिस्टिंग किसी और को नजर नहीं आएगी। और इसी वजह से हम क्लेम कर रहे हैं कि ये पर्सनलाइज्ड वेब स्पेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर्स को। तो उमर, अभी तक इसका कैसा रिस्पांस आया है जिन लोगों ने यूज की है या जिन लोगों से आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करवाया है, क्या कहते हैं वो? देखें, हमने 15 अक्टूबर को इसको पायलट लॉन्च किया था। 31 अक्टूबर तक ये जो है ट्रायल वर्जन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़र यूज़ कर सकते हैं, और अभी तक आज 25 अक्टूबर है और इसका रिस्पांस जो है 860 प्लस यूज़र्स हमारे पास सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब वो कितने पेड यूज़र्स में कन्वर्ट होते हैं, लेट्स सी आफ्टर 31 अक्टूबर, क्योंकि 31 तक हम ट्रायल वर्जन दे रहे हैं ताकि यूजर्स यूज कर लें। आफ्टर 31 अक्टूबर हम 7 डेज का फ्री ट्रायल देंगे जो भी यूजर रजिस्टर करेगा, और 7 डेज के बाद उनको 550 रुपीज़ अ मंथ पे करने पड़ेंगे। और हम ये क्लेम कर रहे हैं, आई डोंट नो, अब ये यूजर्स ही बता सकते हैं क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस है, कि हम जो कंटेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो 10,000 to 12,000 के अराउंड हम उनको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वी आर चार्जिंग ओनली 550 रुपीज़ अ मंथ। ठीक है, तो आपको जो है उमर ये कितना अरसा लगा इसको तैयार करते हुए? दूसरा, और कौन कौन आपके साथ हैं इसको बनाने में, किन किन की काविश है?
देखें, मुझे इसको तैयार करने में 4 मंथ्स का टाइम लगा। 4 मंथ्स में हमने हायरिंग भी की, क्योंकि काफ़ी बड़ी टीम इसके लिए हायर की गई है। कंटेंट राइटर्स, एडिटर्स, डिफरेंट वीडियो एडिटर्स। क्योंकि एक फीचर मैं आपको बताना भूल गया, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होंगे, CSS और PMS एस्पिरेंट्स के जो यानी कि कैटेगरीज होंगे, उनके अगेंस्ट अगर कोई कम्प्लेक्स टॉपिक है तो उसके लिए हम वीडियो ट्यूटोरियल्स या फिर वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमने वीडियो एडिटर्स हायर किए हैं, न्यूज़ प्रेजेंटर हायर किए हैं। तो एक काफ़ी बड़ी टीम इसको चलाने के लिए हायर की गई है। तो इस टोटल जो ड्यूरेशन था वो 4 मंथ्स का था। 15 जून और 16 जून से हमने स्टार्ट किया और 15 अक्टूबर को हमने इसे लाइव कर दिया। तो उमर, हमें बताइएगा, जो लोग इसको यूज़ करेंगे और जो अभी ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल पीरियड पे हैं, तो अगर किसी ने किसी चीज़ के हवाले से कंसल्टेशन लेनी है तो क्या वो भी इसमें फीचर है? देखें, कंसल्टेशन लेनी है, उसका तो एग्जैक्टली मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। लेकिन अगर आप इस चीज़ का पूछ रही हैं कि अगर कोई आर्टिकल हमसे चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हम वो फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे हम 2 आर्टिकल्स पर जो सब्सक्राइबर होगा उनके लिए फ्री में चेक करेंगे। हमारे एडिटर्स टीम वो चेक करेगी। हमारे जो सब्सक्राइबर होंगे वो कंटेंट अपना भेजेंगे, 2 आर्टिकल्स अ मंथ, और वो हमारी एडिटर्स टीम उसे चेक करके उनको वापस देगी और वो उसको देख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपका क्वेश्चन ये नहीं था तो आप तो उमर, मुझे ये बताइएगा कि मतलब बहुत से लोग इसलिए कोई काम शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने उसमें नाकामी हासिल की होती है, या फिर वो कर नहीं पा रहे होते, वो दौड़ में शामिल नहीं हुए होते। तो क्या आपने भी इम्तिहानात देने की कोशिश की और देन आपने सोचा कि ये बहुत मुश्किल है, इसकी तैयारी करना, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं आने वाले लोगों के लिए जो है थोड़ा सा ईजी कर दूँ? जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। लेकिन मैंने एग्ज़ाम देने की कभी भी ट्राई नहीं की। और जो मैंने आपको बताया कि एक काफ़ी ग्रेट ऑफिसर हैं जिनका ये आइडिया था, तो उन्होंने ट्राई की थी और शायद उसके बाद ही ये आइडिया हमारे माइंड में आया। ठीक। उमर, हमें बताइएगा, मज़ीद किन प्रोजेक्ट्स पे काम करने का इरादा है आपका? फॉर द टाइम बिंग हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस सिस्टम को हम बेहतर से बेहतर बनाएं और इस प्लेटफॉर्म को जितना हम मेच्योर बना सकें। उसके बाद हमारा एक और आइडिया है जिनके ऊपर हम काफ़ी जल्द टाइम यानी कि काम स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन पहले इस प्लेटफॉर्म को हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है और उसके बाद हम दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। उमर हमीद हमारे साथ मौजूद थे, ऐप डेवलपर हैं और CSS और PMS के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस इम्तिहानात के लिए, उनके लिए उन्होंने एक ऐप डेवलप की है और उस हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे। उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। और मेरे ख्याल से जनाब, इससे आने वाले जो लोग हैं या जो तैयारी कर रहे हैं इस इम्तिहानात के हवाले से, उनको बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगी। और जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।